हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पिछली कक्षा में हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। हमने जाना कि भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है और साथ ही हमने यह भी जाना कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके बीच में जो मध्य रेखा है वह भूमध्य रेखा कहलाती है और देशांतरों की जो मध्य रेखा है 0 डिग्री देशांतर वह विश्व की मानक समय रेखा है। भारत के अक्षांश और देशांतरों की स्थिति के बाद हमने जाना कि भारत के लिए मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी हमने जान लिया था। आज हम चर्चा करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप की। यह हमारा दूसरा अध्याय है। इस दूसरे अध्याय में हम भारत की धरातलीय स्थिति कहाँ पर किस प्रकार की है, क्या उसकी विशेषताएं हैं आदि के बारे में पढ़ेंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं हमारा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। तो हमारी ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हमने पहले ही इन विषयों पर चर्चा की थी और पिछली कक्षाओं में भी हम यह पढ़कर आए हैं कि पर्वत, पठार, मैदान आदि किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, यानी कि ऐसा समतल भूभाग जहाँ पर नदियों का प्रवाह समतल बना रहता है, समान बना रहता है, वह मैदान कहलाते हैं। और पर्वत ऊंचे उठे हुए शिखर होते हैं जिनका ढाल 50 डिग्री के कोण से अधिक हो। पठार का जो ढाल है वह 50 डिग्री तक का होता है। और इसके अलावा भी कई स्थलाकृतियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आगे देखा जाए तो हमारे पाठ के अंतर्गत भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, लगभग जो नीचे त्रिभुज की आकृति दिखाई देती है नीचे की साइड में, उसे हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत की भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का, यानी कि पूरे पृथ्वी का, विश्व का भी कह सकते हो आप इसे, प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। यहाँ पर था शब्द पर जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले ये माना जाता था कि इस क्षेत्र में कभी भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन हाल ही में यहाँ भूकंप आए हैं जिन्होंने कि इसे स्थिर है ऐसा गलत साबित कर दिया। यानी कि यहाँ पर भी पृथ्वी के आंतरिक धरातल में अभिक्रियाएं चल रही है। भूगर्भिक हलचलों से यह वंचित नहीं है। यहाँ पर भी भूकंप आए जिन्होंने कि यह साबित कर दिया कि यह भाग जो है पृथ्वी का यह स्थिर नहीं है, यहाँ पर भी भूकंप की संभावनाएं बनी रहती हैं। आगे बात की जाए तो हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर या नवीन पर्वत श्रृंखला भी इसे हम कहते हैं। हिमालय को नवीन पर्वत श्रृंखला माना गया है। नवीन का मतलब ये हो गया कि वर्तमान में भी इसकी ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि स्थिर भूभाग नहीं है। यहाँ पर आंतरिक भूगर्भिक हलचलें अभी भी चल रही हैं और लगातार इसकी ऊंचाई में वृद्धि इस बात को प्रमाणित भी करती है। आगे बात की जाए तो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ स्थित हैं। हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने हिमालय के बारे में बात की है, तो आगे के बारे में देखें। इसी चैप्टर के अगले पृष्ठ पर चलते हैं।
उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। निक्षेप शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए, यानी कि जलोढ़ के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है। जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन मिट्टी होती है। जलोढ़ को भी 2 भागों में बांटा जाता है, नवीन और प्राचीन। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इतना जान लेना पर्याप्त है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है, और इसी मिट्टी के साथ बहुत सारी अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, कुछ अन्य चीज़ें, ह्यूमस आदि। तो ये जब उस मिट्टी के साथ यहाँ आकर छोड़ दिए जाते हैं, ठहर जाते हैं, उसे कहते हैं निक्षेपण या भराव, ठीक है ना। यानी कि बहा कर लाई गई अवसाद को निक्षेप कहा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। अब यहाँ पर देखिए आग्नेय और रूपांतरित शैलें। चट्टानों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, ठीक है ना। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से हमारे प्रायद्वीपीय पठारी भाग का निर्माण हुआ है। अब हमारे प्रथम पृष्ठ पर हमने मानचित्र देखा। यह लगभग उत्तर भारत का मानचित्र था। इस मानचित्र में भारत की भौगोलिक आकृतियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक बार हम देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब देखिए यहाँ पर हमारे हिमालय पर्वत को अगर हमें भली प्रकार समझना है तो पहले पृष्ठ पर आकर के हम इस चित्र को यदि ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, देखिए यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करके दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपरी हिस्से को कुछ गहरा किया गया है और लाल रंग की लाइनों द्वारा पर्वत श्रृंखलाओं को इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, और 3 ही तरह की यहाँ पर लाइनें भी बनाई गई है। देखिए काराकोरम है, इसके बाद लद्दाख श्रेणी है, इसके बाद आप ध्यान दें तो उसके नीचे की तरफ जास्पर श्रेणी है, जास्पर के बाद आपके शिवालिक श्रेणियाँ हैं, और विभिन्न चोटियों के नाम भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस तरफ हम देखें तो यह हमारी नागा पर्वत श्रेणी भी दिखाई दे रही है, और त्रिपुरा के पास नीचे की पंक्तियों में यह गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ भी हमें दृष्टिगोचर हो रही है। यानी कि भारत का जो उत्तरी भाग है यह हिमालय की विशाल चोटियों से आच्छादित है, जो कि ध्रुवों से आने वाली बर्फीली हवाओं से भारत की रक्षा करता है, और एक प्राकृतिक सीमा रेखा भी बनाता है जो कि भारत को भौगोलिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, ठीक है। आशा करती हूँ यह मानचित्र आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चोटियों का भी इंडिकेशन दिया हुआ है। नामचा बरुआ दिखाई दे रही है आप सभी को। नामचा बरुआ 7756, कंचनजंगा एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है, दिखाई दे रही हैं। मानसरोवर झील, शिवकिला, कैलाश श्रेणी। अब देखिए इस प्रकार से हम अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी आदि विभिन्न चोटियाँ यहाँ पर दर्शाई गई है, जिससे कि हमें अध्ययन में काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। नंगा पर्वत, तो देखो नंगा पर्वत और नामचा बरुआ ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इसके, ठीक है ना। विभिन्न दर्रों के नाम भी यहाँ दर्शाए गए हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण मानचित्र है, जो कि आपको आपकी इस पाठ की बहुत सारी जानकारियाँ अकेला ही प्रदान करने में सक्षम है। अब हम इसकी एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं हिमालय पर्वत की।
भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ठीक है ना, असमान, असम का मतलब हो गया असमान अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, यानी कि कश्मीर की तरफ यह ज़्यादा चौड़ाई में फैली हुई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई क्रमशः कम होती जा रही है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक है, विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। जिस सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यानी कि ये तीनों नाम एक ही क्षेत्र के हैं। आगे बात करें तो यहाँ सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं। अब देखो, यहाँ पर विभिन्न शिखरों की ऊंचाइयों का क्रमशः चोटियों के नाम के साथ दिया गया है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, 8848 किलोमीटर मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत में स्थित है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू नेपाल में है। धौलागिरी फिर से नेपाल में है। आगे बात करते हैं विभिन्न चोटियों की। नंगा पर्वत भारत के अंदर है, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। कामेट भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। गुरुल्ला मंदाता नेपाल में है। तो इस प्रकार से भारत और नेपाल में इसके महत्वपूर्ण बड़ी चोटियां स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमन्वित है। वलय की प्रकृति असमन्वित है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि वलय यानी कि मोड़दार है यह। ठीक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है ऊपरी भाग। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ठीक है। हिमानियाँ और दर्रे आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से नोट करवा दिए जाएंगे। और भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं, तो ये राज्यों के नाम आपको मिल ही गए हैं। सामने चोटी के सामने उनके राज्य का नाम दिया, मतलब भारत का नाम दिया हुआ है। तो राज्य आपने जैसे अभी मानचित्र देखा और एटलस आप सबने याद कर रखा है, भारत के सभी राज्यों का क्रमशः आपने मानचित्र के अंदर अंकन करना सीख रखा है। तो आपको इसके आधार पर अनुमान लग जाएगा कि कौन सी चोटी किस राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असमान है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। संपीड़ित का मतलब होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनमें आपस में टकराने की वजह से दबाव लग करके कुछ सलवटें पड़ जाती है और इन सलवटों के पड़ने की जो स्थिति होती है इसे संपीड़न कहते हैं। जैसे आप एक कपड़ा लीजिए, उसे बिछाइए और दोनों तरफ हथेलियां रखकर उसको बीच में ले आइए, सरका दीजिए, तो उसके बीच में यूँ सर्पिलाकार कुछ सलवटें पड़ जाएगी। उबड़ खाबड़, ऊंचा कहीं से ऊपर उठ जाएगा, कहीं से वापस नीचे, फिर सलवटें बन जाएगी ना। तो ये होता है संपीड़न की स्थिति में। पर पठारी क्षेत्रों में जब दो चट्टानें आपस में दबाव लगने के कारण टकराती हैं तो संपीड़न के कारण उनमें कुछ कठोर भाग ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो ये अवस्था संपीड़न कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे देखो दोनों हाथों को इस तरह से टकराऊँ तो मेरी मुट्ठियाँ यूँ बंद हो जाएगी और मेरी मुट्ठियों का जो बीच का पार्ट है ये देखो बराबर रह गया और दोनों अंगूठे वाले पार्ट का ऊपर उठ गए, तो यह स्थिति संपीड़न हो गई। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं।
हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असमान है और हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है, जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजार श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। देखो, इस क्षेत्र में क्या है, ज़्यादातर पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है, जिसके कारण से यह क्षेत्र काफ़ी जाने माने हैं। यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। भारतीय लोग भी अपनी छुट्टियों में यहाँ घूमने जाते रहते हैं। कारण क्या है, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुरम्य है। हरियाली है, नदियाँ हैं, पेयजल की आपूर्ति बहुत अच्छे से होती है और जहाँ शुद्ध जल उपलब्ध है हिमानियों के माध्यम से आने वाली नदियों का, तो वहाँ पर सारी वनस्पति, प्रकृति, वातावरण बहुत ही सुरम्य हो जाता है। आगे देखते हैं। एटलस में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें और उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। तो हम ये मानचित्र का कार्य मानचित्र में साथ साथ करते चलेंगे। और ये जो पर्वत श्रृंखलाओं के, जब पीर पंजार है, धौलाधर है, महाभारत की श्रृंखलाएं हैं, ये हमारे प्रथम पृष्ठ वाले मानचित्र में दर्शाई गई हैं। एक बार आप ध्यानपूर्वक उस मानचित्र का अवलोकन करें ताकि आपको इन श्रृंखलाओं की लोकेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बावजूद यदि किसी को इसको समझने में कहीं दिक्कत आए ना, तो बाकायदा आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि हिमाद्री की ऊंचाई सबसे अधिक थी, मध्य हिमालय की उससे कम और शिवालिक की सबसे कम आ रही है। ठीक है ना। हिमाद्री की लगभग 800 मीटर, 700 मीटर इनके बीच में थी। ठीक है। और हिमालय, मध्य हिमालय की बात की जाए तो 350 से 450 मीटर की, 3500 से 4500 मीटर के बीच में थी। अब यहाँ 900 से 1100 मीटर के बीच में आ गई है, यानी कि क्रमशः ऊंचाई कम होती जा रही है श्रृंखलाओं की। समझते हुए पढ़ें ताकि ये लेसन आपको दिमाग में एकदम फीड हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम भारत में रहते हैं, भारत में घूमने जाने का हमारा काम पड़ता रहता है। हमें अगर इनकी लोकेशन अच्छे से पता होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा पर्यटन स्थल किस राज्य में किस तरफ है, तो हम घूमते समय उन चीज़ों का और अधिक आनंद ले सकेंगे। हमारी सामान्य जानकारियों के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी को ठीक से ध्यान देते हुए पढ़ें। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कर लें, दून की परिभाषा है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून आदि। ठीक है। आई होप इतने चैप्टर में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। अब देखिए, यह एक मानचित्र है हमारे सामने जिसमें कि ऊंचाई दी गई है भारत के धरातलीय क्षेत्रों की। पूरा भारत का जो मतलब पूरा भूभाग है ना, उसकी औसत ऊंचाई की यहाँ पर बात की जा रही है। आप इस मानचित्र में ध्यान से देखें तो आपको अवलोकन करने से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा धरातलीय भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ है और कौन कौन सा धरातलीय भाग जो है वह थोड़ा निम्न स्थल में आता है। तो आइए ध्यान दें इस बात पर। हमारे धरातलीय भागों का उच्चावच कैसा है। उच्चावच का मतलब हो गया ऊंचा उठा हुआ भाग और सामान्य रूप से बिना उठा हुआ भाग। ठीक है। तो बात की जाए 1200 मीटर से ऊंची जो क्षेत्र हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 1200 मीटर से ऊपर, अब यह ऊंचाई किस से नापी जा रही है? समुद्र तल से। ठीक है ना। कहीं की भी ऊंचाई हम नापते हैं तो हमारी वह ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है।
और समुद्र तल से जो हमारे सामान्य रूप से देखो 1200 मीटर से ऊपर की जो ऊंचाई होगी ना, वो प्राय सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। यहाँ देखो हिमालय के क्षेत्र में लगभग सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा विंध्याचल और सतपुड़ा महादेव की पहाड़ियाँ, और आपके ये दोनों तरफ के तटीय क्षेत्रों पर जो आपकी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, ये सारी आ जाएंगी। अरावली राजस्थान के बीच में जो अवस्थित है वह आ जाएगी। तो ये सारे क्षेत्र क्या हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं आपकी, और इन पर्वत श्रेणियों में ही लगभग आपके ये जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये डार्क कलर का स्पॉट मिल जाएगा, जो कि लगभग पूरे हिमालय क्षेत्र को 1200 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित दर्शाता है। अब बात की जाए डार्क पिंक कलर की, तो यह है आपका 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई, यानी कि धरातल का ऊपर उठा हुआ भाग। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वह लगभग 600 मीटर तो ऊंचा उठा हुआ है ही है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा 600 मीटर के ज़्यादा भी है, कहीं पर 600 मीटर से थोड़ा सा कम है, लेकिन औसत ऊंचाई इस क्षेत्र की समुद्र तल से 600 मीटर लगभग नापी जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग आपका 600 से 1200 और 300 से 600 के मध्य आ जाता है। बाकी जो मैदानी भाग है, उत्तर का मैदान है, पश्चिम का मरुस्थल है, गुजरात का जो क्षेत्र है, ये सारा आपका 300 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अब आप इस आधार पर ये समझ सकते हैं कि अगर भारत की भूमि को हम एक छोटा टुकड़ा ज़मीन का माने, या ये समझ लो एक खेत में हम भारत का नक्शा बनाते हैं, तो कहीं पर धोरे, कहीं पर टीले, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, तो यानी कि उच्चावच जो है वो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। तो आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत के उच्चावच जो हैं ये किस प्रकार के हैं, और इन्हीं उच्चावचों से फिर हमारी नदियों की दिशाएं भी तय होती है, क्योंकि जिस तरफ ढाल होगा जल उसी तरफ बहता है ना। आप देखो सतपुड़ा, हिमालय और विंध्याचल की जो पर्वतमालाएं हैं, इनमें आपकी ज़्यादातर जो नदियां हैं यह अरब सागर में गिरेंगी, इधर से निकलने वाली, लेकिन ज़्यादातर नदियां अन्य जो हैं भारतीय धरातल की, ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पश्चिमी घाट की तरफ नदियों का बहाव छोटा और कम है, लेकिन पूर्वी घाट की तरफ नदियों का बहाव जो है वो लंबा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इधर ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्वी घाट की तरफ ऊंचाई क्या है, कम है, निम्न भूमि है उधर। तो ढाल किस तरफ हो गया, पूर्वी घाट की तरफ हो गया। तो इसी आधार पर हमारी नदियों का बहाव किस तरफ रहेगा, पूर्वी घाट की तरफ रहेगा। ठीक इसी प्रकार अरावली पर्वत श्रृंखला ये राजस्थान के मध्य से गुजर रही है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला भी अपने राजस्थान के जल विभाजन की रेखा के रूप में काम कर रही है, और यह दक्षिणी पूर्वी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग को दो भागों में बांट देती है जल बहाव के आधार पर भी। ठीक है ना। तो आओ इस मानचित्र को देखने के बाद हम अपने पाठ के अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हमने हिमालय के बारे में अध्ययन किया, आगे इसी में और अध्ययन करते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता और दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो राज्यवार हिमालय का सीमांकन राज्यों के नाम पर कर दिया है, और नदियों के माध्यम से इसका बंटवारा कर दिया है। नदियाँ जहाँ जहाँ से निकल रही है ना, वहाँ से वहाँ तक की नदी के बीच के क्षेत्र को नदी के नाम के आधार पर बांट दिया है। तो हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नामों का पता चलता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, और दिहांग महाखंड यानी कि गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है और अधिकतर
समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिज़ो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। तो आज हमने हिमालय पर्वत का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब हिमालय के विभाजन को एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि भारत को धरातलीय कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें से हमने हिमालय पर्वत का या भारत के पर्वतीय उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन किया। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में, प्रमुख दर्रों के बारे में जाना, फिर नदियों के आधार पर इसके विभाजन के बारे में जाना, और इसके पूर्वी मोड़ के बाद में जो इसका नाम, मतलब जो इसका मोड़ आने के बाद में जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में जाना, और इसकी अवस्थिति को देखा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत अधिक पढ़ने से हम इसे याद नहीं रख पाएंगे। तो आज आप हिमालय तक के पढ़े हुए अध्याय का दोहरान करते हुए इसके नोट्स बनाएं, और यदि कोई आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, और साथ ही साथ आप अपनी लाइव कक्षा में भी इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे का अध्याय अगली कक्षा में।